जे एडवांस 2021 के पेपर फर्स्ट के इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इस पेपर में टोटल 19 क्वेश्चंस थे। उनमें पहले सेक्शन में 4 सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस थे। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन इनकी मार्किंग स्कीम थी 3 सही होने पर और गलत होने पर -1 है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देखें। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड से, एक साइड है एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरी साइड है लाइन y x + y + 1 = 0 के अलोंग। इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर दे रखा है हमें, जो ऑर्थो सेंटर है वो कितना है h1,1। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, मतलब इस ट्रायंगल के सर्कम सर्कल की इक्वेशन हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ ट्रायंगल बनाया हमने, दो साइड्स जिनके बारे में दे रखा है वो साइड्स हमने मार्क कर दी, ठीक है। मैं यहां से पॉइंट सी की कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं। पॉइंट सी की जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो हमारे पास में क्या जाएंगे, इन दोनों को सोल्व करने पे -1,0। अब हमें ऑर्थो सेंटर दे रखा है, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो ये जो ऑर्थो सेंटर है ये है h। मैं h और BC इनको देकर AH की इक्वेशन लिख सकता हूं। तो इक्वेशन ऑफ AH क्या आएगा हमारे पास में, AH line is perpendicular to BC and passing through H। तो यहां से AH की इक्वेशन आ गया x = 1। इक्वेशन ऑफ BH लिख सकते हैं हम। BH की इक्वेशन क्या आएगी, लाइन पासिंग थ्रू H एंड परपेंडिकुलर टू AC। इसका मतलब ये क्या आ गया, y = x, ठीक है। AH और BH की इक्वेशन आ चुकी है, तो मैं AH और AC का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं। तो यहां से A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में आ गए हैं 1, -2, और जो B के कोऑर्डिनेट्स BH और BC के 0,0। अब हमारे पास में ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस हैं। ट्रायंगल ABC के तीनों वर्टाइसेस, एक वर्टाइसेस जो है वो क्या है 1, -2, एक है 0,0, एक है हमारे पास में -1,0। इन तीनों वर्टाइसेस से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन हमें निकालनी है। इन तीनों वर्टाइसेस से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सबसे पहले आप 0,0 सेटिस्फाई करा दीजिए। 0,0 सेटिस्फाई कराया तो यहाँ से c0 आ गया। अब आप -1,0 सेटिस्फाई करा दीजिए। -1,0 जैसे ही सेटिस्फाई कराया तो ये हमारे पास 1 -2g + 2f, ये 0 आ गया, 0 + c0 है ही, तो यहाँ से क्या आ गया, g कितना आ गया, ½ आ गया, ठीक है। और अब आप 1, -2 सेटिस्फाई करा दीजिए। 1, -2 सेटिस्फाई कराया तो कितना 1 + 4 + 2g - 4f + c0 है। तो यहाँ से जो f है वो हमारे पास में 3/2 आ जाता है। g, f और c आ चुके हैं, तो मैं देख सकता हूँ कि इसमें पुट किया ये वैल्यूज, तो ये कितना x² + y² + x + 3y = 0। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास में B आ चुका है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है कि एक रीजन डिफाइन कर रखा है, x जो है 0 to 9/4 होना चाहिए, y जो है 0 to 1 होना चाहिए, x > 3y and x + y > 2। इस रीजन का आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ ये प्लेन बनाते हैं, x 0 to 9/4, तो मैंने एक x = 9/4 लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये जो रीजन है इन दोनों लाइंस के बीच में होना चाहिए। y 0 to 1, तो ये y = 1 भी प्लॉट कर दिया हमने, y = 1 प्लॉट कर दिया। फिर नेक्स्ट आता है x > 3y, मतलब x = 3y हम बनाते हैं, तो x = 3y जो लाइन आएगी वो ये आ जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी x + y = 2, तो x + y = 2 जो लाइन आएगी वो ऐसे आ जाएगी, x + y = 2 आ गए। मैं नाम दे देता हूँ, 0 ओरिजिन हो गया O, ये A, ये B, ये C, ये आपके पास में D हो गया, ये आपके पास में E हो गया, ये आपके पास में F हो गया, ठीक है। ये आ चुके हैं। मेरे को क्या करना है, पहले तो मैं रीजन आइडेंटिफाई करता हूँ कौन सा है,
इन दोनों लाइंस के बीच में y इक्वल टू 1 के नीचे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब इस लाइन के इधर की तरफ, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, मतलब इस लाइन के नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को जो एरिया निकालना है वो ये रीजन का एरिया निकालना है। जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस शेडेड पार्ट को देखूं तो शेडेड पार्ट के जो वर्टाइसेस है वो निकाल सकता हूं मैं। तो सबसे पहले मैं ये वर्टाइसेस निकाल लेता हूं। ये पॉइंट आ जाता है 2,0, ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए 9/4,0, एफ के कोऑर्डिनेट्स आ गए 9/4, 3/4। ई क्या हो गया, इन दोनों का x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और x इक्वल टू 3y, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो ई के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ हम देखें तो ये आते हैं, ई के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं इसमें ये 3/2 आता है और ये हाफ आता है। अब मैं चाहूं तो यहाँ से इसको दो ट्रायंगल से डिवाइड कर दूं, पर उससे ज्यादा फास्ट थोड़ा सा हम यूज कर लेते हैं। हम यहाँ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट को H बोल देते हैं। अब मैं यहां से देख लेता हूं कि भाई जो ये DHE एक ट्रायंगल है, फिर DHFA ये ट्रेपीजियम है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या हो गया, ट्रायंगल DHE प्लस ट्रेपीजियम DHFA, ये दोनों का सम। DHE का एरिया, तो इसके लिए हम क्या करें, H के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। 2, x कोऑर्डिनेट 2 है तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2/3, y कोऑर्डिनेट 2/3 आ गया। एरिया क्या हो गया, हाफ। बेस मतलब यहाँ इसका बेस कितना 2/3। हाइट मतलब यहाँ से E की DH से डिस्टेंस, तो हाइट जो है वो हमारे पास कितने आ गए 1/2 प्लस ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 2/3 प्लस 3/4 इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स कितने आ गए 1/4। तो दिस एरिया कम्स आउट टू बी इक्वल टू 11/32, और हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है सेट E1 है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, F1 में 1 3 4 एलिमेंट है, G1 में 2 3 4 5 एलिमेंट है। E1 से विदाउट रिप्लेसमेंट दो नंबर्स का सिलेक्शन किया है, S1 उन नंबर्स का जो सेट है वो उसको बोल दिया S1। E2 क्या बोल रखा है, E1 माइनस S1, और F2 क्या F1 और S1 का यूनियन है। अब बोला कि F2 से दो एलिमेंट्स का रैंडमली सिलेक्शन किया गया विदाउट रिप्लेसमेंट, और वो जो एलिमेंट्स आए उनको S2 में डाल दिया गया। अब S2 का G1 के साथ यूनियन को G2 डिफाइन कर दिया गया, और अब G2 से वापस दो एलिमेंट्स का सिलेक्शन किया है, वो जो एलिमेंट्स हैं उनको S3 में डाल दिया गया। अब मेरे से बोला गया कि E2 और S3 का जो यूनियन है वो E3 है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, क्वेश्चन ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फिर इसमें बोला कि इट इज गिवन दैट E1 इज इक्वल टू E2, E1 और E3 अगर बराबर है तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की, जो आपने शुरू में जो दो एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं वो 1 और 2 ये सेलेक्ट किए हैं, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो मैं इस क्वेश्चन को अगर देखूं तो यहाँ बहुत सारी सिचुएशंस बन रही है। तो पहला थॉट मेरे दिमाग में यही आता है कि मैं ट्री डायग्राम बना लेता हूँ कि जो जो हो रहा है उसको मैं एक ट्री के थ्रू रिप्रेजेंट करा दूं। इसमें एक और चीज जो काम की है वो ये है कि E1 और E3 अगर बराबर है, E1 और E3 दोनों सेट बराबर है, तो ये तभी हो पाएंगे जब आपके पास में S3 और S1 दोनों इक्वल सेट आएंगे, तभी हो पाएंगे। तो एक चीज यहाँ काम की जो चीज है वो ये है कि S3 और जो S1 है वो दोनों इक्वल सेट आएंगे। फिर अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को इस तरह से थोड़ा सा हमें ज्यादा जगह चाहिए होगी। तो ये जो E1 क्या है 1 2 3, F1 क्या 1 3 4, G1 क्या 2 3 4 5, ये लिख लेते हैं हम 1 2 3, F1 क्या है 1 3 4 और G1 क्या है 2 3 4 5। ये है बोला E1 से आपको दो एलिमेंट सेलेक्ट करने। तो E1 सबसे पहले मैंने यहाँ E1 बनाया, इनसे दो एलिमेंट्स जो सेलेक्ट हो सकते हैं
वो यहां मैंने बना दी S1 S2 S3, सॉरी सारे के सारे S1 ही हैं। S1 में या तो 1 2 आ जाए या 2 3 आ जाए या 1 3 आ जाए। जब S1 में 1 2 आ जाता है तो S1 और F1 का यूनियन उन्होंने बोल दिया F2। तो F2 क्या जाएगा आपके पास में, यहां जो F2 है वो क्या जा रहा है हमारे पास में, यहां जो F2 है, यहां ये F2 और F1 दोनों सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। अब बोला कि F2 से आप दो एलिमेंट्स का सिलेक्शन कीजिए, तो F2 से दो एलिमेंट का सिलेक्शन हो सकता है, 6 तरह से हो सकता है। तो इस सिलेक्शन को हम दो पार्ट्स में बांट देते हैं। एक बार तो ये इसको S2 बोल दे, या तो वो 2 3 हो जाए, या वो 2 4 हो जाए, या वो 3 4 हो जाए। मतलब बेसिकली मैं एक केस वो ले रहा हूं जिसमें 1 का सिलेक्शन नहीं हो रहा, और दूसरा केस वो ले रहे हैं जिसमें 1 का सिलेक्शन हो रहा है। 1 2 हो जाए, या 1 3 हो जाए, या 1 4 हो जाए। ये मैंने अलग अलग इसलिए किया क्योंकि इन तीनों के केस में जो G2 बन रहा है वो आपके पास में 2 3 4 5, ये इन तीनों में यही बन रहा है, और इन तीनों के केस में जो G2 बन रहा है 1 2 3 4 5 ये बन रहा है। यहां भी यही है, एग्जैक्टली यही F2 है, तो ये वाला सेट यहां पर रिपीट होगा। एक बार तो ये केस ले लेते हैं 2 3 या 2 4 या 3 4। इस केस में जो G2 है वो क्या होगा 2 3 4 5। यहां इस केस में जो S2 क्या हो सकता है 1 2 1 3 1 4, और इस केस में जो G2 बनेगा वो 1 2 3 4 5। समझ में आ गया, ठीक है। यहां क्या हो रहा है 1 3 4 बन रहा है, तो इसमें हमने एक तो बना लिया कि जो S2 है वो क्या हो सकता है आपके पास में 1 3 और 1 4, और एक दूसरा केस ले लिया S2 जो है वो आपके पास में 3 4 हो सकता है। इसमें एक्चुअल में वही है, देखो G2 में 1 नहीं है तो 1 जो आया वो अलग कर लिया और बाकी बचे हुए अलग कर लिए। इस केस में जो G2 है वो आपके पास में क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 बन जाएगा, और इस केस में जो G2 है वो क्या बन जाएगा आपके पास में 2 3 4 5, ठीक है। अब यहां से नेक्स्ट बोला कि G2 से आप दो एलिमेंट्स का सिलेक्शन कीजिए। G2 से दो एलिमेंट्स का सिलेक्शन करें, मतलब यहां से 4 से 2 6। एक्चुअल में अब मेरे को सारा नहीं करना, मतलब इसके बाद में जो सारी ब्रांचेस वो नहीं लिखनी, मेरे को बस इसके बाद में वही ब्रांचेस लिखनी है जिसके करेस्पॉन्डिंग E1 और E3 इक्वल आ जाए। और ये हमने अभी देख लिया था कि E1 और E3 इक्वल तभी होंगे जब S3 जो है वो S1 के इक्वल आए। S3 S1 के इक्वल आए, मतलब यहां से जो दो आप एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हो वो केवल 1 2 ही हो, तो मैं देख सकता हूं यहां से 1 2 सेलेक्ट ही नहीं हो सकते, मतलब इसके कोरेस्पॉन्डिंग नहीं आगे एग्जिस्ट होगा, ये ब्रांच नहीं आ पाएगी। इसमें कौन सा हो 1 2, तो इसमें 1 2 एक ही तरह से हो सकता है। ये जो है ये S3 बोल दिया हमने। अब इस ब्रांच को देखें हम, तो यहां से 2 3 हो, तो यहां से भी जो 2 3 है S3 में 2 3 आ जाए, यहां से S3 में 2 3 आ जाए, फिर इधर से 1 3 हो जाए S3 में, और इधर से मैं देख सकता हूं कि इसमें से 1 3 नहीं सिलेक्ट हो सकता। तो अब टोटल वैसे तो ट्री में बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, बट हमने क्या किया इसके आगे केवल वही लिए हैं जिसमें S3 S1 के इक्वल आ जाए। तो अब मैं देख रहा हूं कि टोटल हमारे पास 4 ब्रांचेस हैं। इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी P1, इसकी प्रोबेबिलिटी P2, इसकी प्रोबेबिलिटी P3, इसकी प्रोबेबिलिटी P4। तो सैंपल स्पेस में 4 ब्रांचेस होगी, और फिर
इवेंट मतलब जो न्यूमरेटर में जिस कौन सी ब्रांच आएगी, तो आप देखिए न्यूमरेटर में हमसे बोला गया है कि S1 1,2 हो, इसका मतलब S न्यूमरेटर में P1 आएगा। जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, अब हम ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी लिखें तो नीचे P1 की लिख देते हैं। P1 का मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग से आप यहां तक पहुंचे हो, तो यहां से पहले आप यहां गए, तो इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है कितनी आ गई 1/3 इनटू, अब आप यहां गए हो इस ब्रांच के थ्रू, तो कितना हो गया 3/6, फिर यहां गए हो तो यहां कितना हो गया टोटल 5C2, 10 तरह से आ सकते हैं, जबकि आपको एक ही चाहिए, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 1/10। P2 की बात करें तो P2 ये फर्स्ट यहां से इस ब्रांच को पिक किया 1/3, फिर उसके बाद में हम यहां गए तो ये जो ब्रांच है 3/6, फिर इस ब्रांच में कितना आ गया ये 1/6, फिर P3 का मतलब क्या हो गया 1/3, 3/6, और यहां ये जो है ये कितना 5 मतलब 1/10 प्लस लास्ट में P4, तो ये कितना है 1/3, 2/3, और इसके बाद में ये 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5C2 10 तरह से निकाले जा सकते हैं, इसको 1 तो 1/10। ये P1 P2 P3 P4 की प्रोबेबिलिटीज आ चुकी है, और न्यूमरेटर में हम क्या लिख देंगे P1 की प्रोबेबिलिटी, यार ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन मेरी तो की हुई है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी आती है आपके पास में 1/5 आती है, और 1/5 हम देख सकते हैं ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन में आपके पास में ऑप्शन ए में 1/5 है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जरूर लेंदी था, तो यहाँ अगर हम यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया है, जैसे जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी है उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे सही डिसीजन यही था कि वो इस क्वेश्चन को आप छोड़ देते, फर्स्ट राउंड में आप छोड़ देते, लास्ट में अगर आपके पास टाइम अवेलेबल था तो आप इसे अटेम्प्ट कर लेते, अदरवाइज ये क्वेश्चन छूटा हुआ ही रह जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन ये एडवांस में जो होता है क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस में थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ता है, आप वही क्वेश्चंस करेंगे जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इजी है, मतलब बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, जैसे इसमें बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन है और थोड़ा सा भी आपने अगर ध्यान भटका आपका तो फिर क्वेश्चन में आप आगे रायता फैला देंगे। हाँ, पूरे पेपर में आपको मिनिमम 50% क्वेश्चंस इजी मीडियम टाइप के मिल जाएंगे। इजी मीडियम टाइप के उन्हीं स्टूडेंट्स की बात हो रही है जिन स्टूडेंट्स ने थोड़ी बहुत मतलब जिनकी प्रैक्टिस, जिनकी जो तैयारी है वो काफी अच्छे लेवल की है, उन स्टूडेंट्स को आराम से 50% क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो भी 50% क्वेश्चंस तभी कर पाएंगे जैसे इस तरह के क्वेश्चंस को आपने फर्स्ट राउंड में छोड़ दिया हो। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि θ1 से θ10 तक 10 एंगल्स हैं, पॉजिटिव एंगल्स हैं, जिनका सम 2π है। Z1 = e⁻θ1 और ZK = ZK - 1 e⁻θk, और यहाँ से दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, Z2 - Z1 Z3 - Z2 का मोड, इस एक्सप्रेशन दिस एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 2π, ऐसे एक और Q स्टेटमेंट दे रखा है। मेरे को ये पता करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, P ट्रू है, Q ट्रू है, P फॉल्स है, Q फॉल्स है, सारे ऑप्शंस के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ दे रखा है। मैं इस क्वेश्चन को अब सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो Z2 - Z1 है इसको देखें हम, Z1 कॉमन ले लिया और ये कितना हो जाएगा 2 sin θ2/2, ठीक है। इसी तरह से Z3 - Z2 जाएगा, Z4 - Z3 हो जाएगा, Z10 - Z9 तक कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे ऐसे कैसे फॉरवर्ड हो जाएंगे। Z1 - Z10 को अगर हम सोल्व करें तो Z1
माइनस ये जो है Z1 और ये सारे के सारे ये हो जाएंगे θ2 अप टू θ10 तक का सम। ये सेम ही आ गया, तो यहाँ क्या आ गया 2 sin, ठीक है, इसको आप θ1 के टर्म्स में लिख दीजिए। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट P है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड लिखी है वो क्या लिखी हुई है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 2θ2/2। इसमें हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया sin थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू थीटा इफ थीटा इज पॉजिटिव। ठीक है, sin थीटा इज लेस देन थीटा, इस तरह से। तो मैं देख सकता हूं कि दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन इक्वल्स टू, ये कितना आ गया θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 अप टू θ10, और θ1 से θ10 तक का जो सम है वो कितना आ गया आपके पास है 2 पाई। तो मैं यहां से देखूं कि स्टेटमेंट P जो है वो स्टेटमेंट P ट्रू आ चुका है। अब Q को अगर देखें तो ये कैलकुलेशन मेरे को रिमूव करनी पड़ेगी, तो मैं ये कैलकुलेशन रिमूव कर देता हूं। अब Q में क्या रखा है, तो ये की पावर आएगा 2θ1 आ जाएगा, 2θ2 आ जाएगा, और ये स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर, इसको आप Z1 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, और ये जो है e की पावर आएगा तो इस क्वेश्चन में अब जो चेंज आया स्टेटमेंट P से स्टेटमेंट Q में, वहां स्टेटमेंट P में या θ2 था, θ2/2 था, जबकि यहाँ क्या आ रखा है θ2 आ रखा है। तो मैं डायरेक्ट अब लिख सकता हूँ कि जो स्टेटमेंट Q है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा आपके पास में 2 sin, वही कैलकुलेशन पूरी हो जाएंगी, बस यहाँ जो एंगल है वो डबल हो जाएंगे। अब वही कॉन्सेप्ट हम लगा देते हैं यहाँ वाला कि sin थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू थीटा, थीटा पॉजिटिव है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू 2θ1 2θ2 2θ3 अप टू 2θ10, 2 कॉमन ले लिया, तो मैं देख सकता हूं कि स्टेटमेंट Q जो है वो भी ट्रू आ गया है। तो स्टेटमेंट P और स्टेटमेंट Q दोनों ट्रू आ गए, इसका मतलब यहां जो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो इसके आगे सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो गया। इसमें आपको बेसिकली पैराग्राफ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो भी न्यूमेरिकल टाइप है, इनकी जो मार्किंग है वो +2 है। +2 इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चंस इजी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 हम देखें तो इसमें जो पैराग्राफ दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, 3 numbers are chosen at random one after another with replacement from the set 1 to 100 है। P1 is the probability that maximum of chosen numbers is at least 81. P2 is the probability that minimum of chosen numbers is at most 40. तो एटलीस्ट और एटमोस्ट आता है तो मेरे दिमाग में आता है कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच। कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच का मतलब क्या होगा कि टोटल में से आप वो हटा दीजिए जो आपको नहीं चाहिए। तो जैसे हम P1 की बात करें, P1 क्या बोल रहे हैं कि जो आपने 3 नंबर्स पिक किए हैं विथ रिप्लेसमेंट है, पहली चीज यहाँ ध्यान रखना, ये काम की चीज है विथ रिप्लेसमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट इसको मिस कर जाते हैं और वो झट से ना विदाउट रिप्लेसमेंट 100C3 का लगा देते हैं, तो वो ये गड़बड़ एक वहां हो जाती है। यहाँ विथ रिप्लेसमेंट 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, मैक्सिमम जो नंबर है वो एटलीस्ट 81 आना चाहिए। तो जो P1 है, P1 को हम कॉम्प्लीमेंट्री से जाएं तो 1 में से जो हमें नहीं चाहिए वो, अब हमें क्या नहीं चाहिए,
मिनिमम जो मैक्सिमम जो नंबर है एटलीस्ट 81 है। इसका मतलब जो बचे हुए केस हो जाएंगे जिसमें सारे के सारे नंबर्स जो हैं, जो मतलब बेसिकली मैक्सिमम वाला जो नंबर है 81 से कम होना चाहिए। मैक्सिमम वाला 81 से तभी तो कम हो पाएगा जब सारे के सारे नंबर आप 1 to 80 में ही सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ऑल नंबर्स आर लेस देन 81, ये निकाल लीजिए। तो यहां कितना आ गया, 1 माइनस सारे के सारे नंबर 80/100 की पावर 3, ये कितना हो गया 1 माइनस 4/5 की पावर 3, यहाँ कितना आ गया 1 माइनस 64/125, ये वैल्यू आ गई 61/125। तो P1 की वैल्यू आ चुकी है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 625/4 इंटू P1, P1 का मतलब क्या हो गया 61/125। तो ये जो वैल्यू आती है आपके पास में 76.25 आ जाती है। अब नेक्स्ट P2 की बात करें हम। P2 को हम कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच से जाएंगे। ये बोला जा रहा है कि मिनिमम जो नंबर है, जो 3 नंबर्स में जो मिनिमम नंबर है वो एटमोस्ट 40 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम नंबर एटमोस्ट 40 आना चाहिए। इसका मतलब आप जो बच गए हैं वो उन केस को देखो तो उनमें क्या होगा, मिनिमम नंबर 40 से बड़ा आना चाहिए। अब मिनिमम नंबर 40 से बड़ा तभी आ पाएगा जब सारे के सारे नंबर्स आप जो पिक करते हो वो 40 से बड़े हों। इसका मतलब सारे के सारे जो नंबर्स हो आप पिक करो 41 to 100 के बीच में पिक करो। इस बार 60/100 इंटू 60/100 इंटू 60/100, ये कितना आ गया 1 माइनस 3/5 की पावर 3, 1 माइनस 27/125, ये वैल्यू कितनी आ गई 98/125 आ गई। तो P2 की जो वैल्यू 98/125 आ गई, इस पे वैल्यूज पुट कर दीजिए 120/4 इंटू 98/125, ये जो वैल्यू आती है वो 24.5 आती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सिंपल सा है। इसमें जो काम की चीज एक तो ये है कि ये विथ रिप्लेसमेंट ध्यान देना था आपको, और दूसरा ये कि एटमोस्ट और एटलीस्ट की बात आती है तो हमारे दिमाग में कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच आता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, एक क्वेश्चन के बराबर टाइम ले रहा है पर मार्क्स भी आपको एक क्वेश्चन के बराबर ही दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8। क्वेश्चन नंबर 7, 8 में क्या दे रखा है हमें कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। आपको बोला गया है कि जो ये m है डिटर्मिनेंट m को रिप्रेजेंट कर रहा है, और P इज द प्लेन कंटेनिंग ऑल दोज पॉइंट्स। यहां से अल्फा बीटा गामा में जो भी रिलेशन आ रहा है P उन सारे पॉइंट्स को कंटेन करने वाला प्लेन है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और D इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0, 1, 0 फ्रॉम द प्लेन P। इस प्लेन की इस पॉइंट से डिस्टेंस है। अब पहला तो क्वेश्चन है इसमें कि डिटर्मिनेंट m की वैल्यू क्या होगी, और दूसरा क्वेश्चन है कि d की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, इस सिस्टम को देखें, कंसिस्टेंट की बात हो रखी है तो यहां से हम सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं, क्रेमर्स रूल का यूज करते हैं। 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9, ये जैसे हमने डेल्टा निकाला तो ये डेल्टा 0 आ गया। अब डेल्टा 0 आ गया और सिस्टम कंसिस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, पक्का ये जो सिस्टम है इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला सिस्टम है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला सिस्टम है, इसका मतलब डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z भी 0 होने चाहिए। तो मैं जब डेल्टा x को 0 करूं तो डेल्टा x का मतलब क्या हो गया, 1, 4, 7 की जगह अल्फा बीटा गामा माइनस 1 आ जाएंगे। यहां से 0 कर दीजिए, ठीक है। एक और तरह से आप अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकाल सकते हो, जैसे आप ये 0 करो तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा में रिलेशन आ गया। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से वेक्टर 3D का यूज कीजिए। ये जो सिस्टम है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का है, सिस्टम इनफाइनाइट सॉल्यूशन का है, इसका मतलब दो प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन से ही तीसरी इक्वेशन बनी होगी। तो मैंने देखा यार 7, 8, 9, इसका मतलब 4 to 8 - 1, मतलब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो यही तो बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा -2 बीटा
विल बी इक्वल्स टू गामा माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 4 2 8 माइनस 1 मतलब अल्फा माइनस 2 बीटा विल बी इक्वल्स टू गामा माइनस 1। इसका मतलब ये कितना आ गया, अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू 1 आ गया। क्लियर है? यहाँ से देख सकते हो आप 4 2 8 माइनस 1, 5 2 8, 5 2 10 माइनस 2 8 आ गया, 6 2 12 माइनस 3, तो अल्फा 2 बीटा माइनस, सॉरी ये गलत लिख दिया हमने, 2 बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू गामा माइनस, ये आएगा 2 बीटा। तो ये रिलेशन जो आया वो क्या आ गया, अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 1 आ गया। और यहां से भी ये रिलेशन आता है, अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये दो मेथड से आप इधर से भी चले जाओ या इधर से चले जाओ, दोनों से ये थोड़ा सा फास्ट होता है, बट इसमें ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैं तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सोच लेता कि भाई अब एग्जाम में जेईई एडवांस अगर इतना सोच रहा है, इतनी सारी चीजें आपसे कैलकुलेट करवा रहा है, तो यहाँ मैनिपुलेशन में वो डिफिकल्टी नहीं लाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन में हम आगे मूव करें तो एम का जो डिटर्मिनेंट वो निकालते हैं। तो एम का डिटर्मिनेंट निकाला हमने, अल्फा बीटा माइनस 1 2 1 0 गामा 0 1। तो ये जो डिटर्मिनेंट आता है वो आ जाता है अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा। तो ये जो डिटर्मिनेंट एम है वो अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में आ चुका है। अब आपसे पूछा गया इस डिटर्मिनेंट एम की वैल्यू क्या होगी, तो मैं देख सकता हूँ कि अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू 1 है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। तो इस 7th क्वेश्चन का आंसर है 1 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया कि वैल्यू ऑफ डी क्या है, इस प्लेन का 0,1,0 से डिस्टेंस, प्लेन क्या, अल्फा बीटा गामा को कंटेन करने वाले। तो अल्फा बीटा गामा को कंटेन करने वाला जो प्लेन होगा वो देखिए, अब अल्फा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है, बीटा जो है वाई कोऑर्डिनेट और गामा जो है जेड कोऑर्डिनेट है। तो यहां से अगर हम प्लेन की इक्वेशन लिखें तो मेरे को कैलकुलेशन रिमूव करनी पड़ेगी, अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो जो प्लेन की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी आपके पास में, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 1। d इज द डिस्टेंस, d इज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इसका मतलब जो डिस्टेंस होगी रूट d होगी। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन का फॉर्मूला लगा देते हैं, 0 माइनस 2 रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1। आपको d चाहिए तो स्क्वायर कर दिया, तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में 1.5 आ गई। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी सोल्व कर लिया, डी की जो वैल्यू आ रही है 1.5 आ गई। तो ये जो पैराग्राफ है, क्वेश्चन स्टेम बोल दीजिए, ये भी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 10 पे। क्वेश्चन नंबर 9 10 में क्या दे रखा है कि ये L1 L2 दो लाइंस हैं, मतलब लैम्डा कांस्टेंट दे रखा है, C is the locus of a point P such that product of the distance of P from L1 and distance of P from L2 is lambda square। मतलब बेसिकली C का जो इक्वेशन है वो आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल के उसका मल्टीप्लाई करके लैम्डा स्क्वायर के बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से कर्व C आ जा रहा है। फिर बोला है कि जो लाइन y को 2x प्लस 1 है वो इस कर्व को 2 पॉइंट R और S पे इंटरसेक्ट कर रही है और R और S के बीच की डिस्टेंस √270 है। फिर एक और इंफॉर्मेशन दी है कि जो RS का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो C को 2 पॉइंट R डैश S डैश पे कट कर रहा है और R डैश और S डैश के बीच की डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वो D है। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 9th में सबसे पहले तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई, फिर 10th में आपसे D की वैल्यू पूछी गई। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, कर्व C की इक्वेशन निकालते हैं। कर्व C की इक्वेशन, तो पॉइंट जो P है वो आप इसको x, y मान लीजिए, डिस्टेंस फ्रॉम लाइन L1 ये कितना आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम लाइन L2
ठीक है। अब मेरे को क्या दे रखा है, d1 इंटू d2 इज लेमडा स्क्वायर। तो यहां से हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, x√2 का स्क्वायर मॉडुलस है, दिस इज 3 लेमडा स्क्वायर। ठीक है। अब मेरे को यहां बोला गया कि जो लाइन y को 2x+1 है, ये इस कर्व को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। अब मैं यहाँ देख रहा हूं कि ये जो y-1 है कि यहाँ भी इस 1 को भी इधर ले आए, तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी कर देता हूं। मैं यहाँ ओरिजिन को जो है 0,1 पे शिफ्ट कर देता हूँ। एक्चुअल में आप ये देखिए कि जब मैं ओरिजिन को 0,1 पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ओरिजिन शिफ्टिंग पे लेंथ वगैरह पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। और हमें जो इन्फॉर्मेशन यहाँ भी लेंथ के टर्म्स में दे रखी है कि भाई नया ओरिजिन की कोरेस्पोंडिंग भी लेंथ √270 होगी, और यहाँ जो डिस्टेंस पूछा गया है d, ये भी डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से डिस्टेंसेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। तो मैं यहाँ ओरिजिन को 0,0 को शिफ्ट कर देता हूँ 0,1 पे। ये आ गया। और जो कर्व की इक्वेशन है वो आपके पास में 2x² माइनस y² इक्वल्स टू 3 लेमडा स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट यहां से ये जो डिस्टेंस है लाइन y को, जो लाइन y को 2x+1 है, ये भी चेंज होके आपके पास में y इक्वल्स टू 2x आ चुका है। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहां से ये जो लाइन y को 2x, वो इस कर्व को जिन 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को √270 के इक्वल करना है। तो मैं यहां से देख सकता हूं, मैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकता हूं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम यहाँ क्या करें, y को 2x पुट कर दें। ये वैल्यू उठा के रख दीजिए, y को 2x पुट किया तो ये कितना आ गया, ये आ गया। तो एक पॉइंट तो r प्लस के साथ ले लीजिए आप, y इक्वल्स टू 2x। एक पॉइंट आप माइनस के साथ ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि r और s के बीच की जो डिस्टेंस है √270 है। तो मैं यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो आएगा वो मैं यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला √270, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो कितना आ गया, √5 इंटू 2, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस को हम किसके इक्वल कर दें, √270। तो यहां से देखिए 2, ये कितना है, √30 लेमडा इक्वल्स टू 270। सॉरी, ये लेमडा बाहर है तो लेमडा अंदर, स्क्वायर कर दिया तो लेमडा स्क्वायर हमारे पास में 9 आ चुका है। अब आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में ही कैलकुलेशन काफी ज्यादा है। मैं लेमडा स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया डी की वैल्यू, इसके लिए आर एस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो जो हमारे पास में अभी यहाँ डेटा है, उस डेटा में से देख लेते क्या क्या चीज हमारे काम की है, फिर उसके बाद हमें ये कैलकुलेशन रिमूव करनी पड़ेगी, रब करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में हम देखते हैं। तो एक तो मैं ये वाली चीज साथ में ले चलता हूँ। आर एस का मिड पॉइंट चाहिए होगा, तो आर एस का मिड पॉइंट मैं यहां से देख सकता हूँ, जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन आ गया और लाइन y को 2x। तो ये चीज लिख लेते हैं, कर्व सी आया था 2x² माइनस y² इक्वल्स टू 3 लेमडा स्क्वायर था, तो 27 हो गया। ठीक है। लाइन जो है वो क्या है, y इक्वल्स टू 2x, ये लाइन है RS की। मिड पॉइंट ऑफ RS क्या था,
0,0। अब मेरे को बोला कि आर एस का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस कर्व सी को 2 पॉइंट पे कट कर आर डैश एच डैश, और आपसे पूछा गया उनकी लेंथ, उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर पूछा गया है। तो मैं यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखूं, तो यहां हम देख लेते हैं भाई, ये आर, ये एस, इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x, वही मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी आपके पास में, y इक्वल्स टू 2x का मतलब क्या हो गया, x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अब ये लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो ये क्वेश्चन जो पहले किया था वही कैलकुलेशन वापस हो जाएगी, बस लाइन चेंज हो गया, x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो इस बार हम क्या करेंगे, x की जगह 2y रख देते हैं, ठीक है, ये आ गया। आर डैश आप प्लस वाला ले लीजिए, तो आर डैश में y कोऑर्डिनेट और ये -2y, एस डैश इस और माइनस वाला ले लीजिए, ये आ गया। मेरे से क्या पूछा गया, जो d है वो √d इनके बीच का डिस्टेंस है, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालिए, तो कितना आएगा, √5 इंटू 2 इंटू 3 √3/7 √7। तो d का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो गया आपके पास में, ये आ गया। ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ये कितना आता है 77.14। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो वन और मोर देन वन करेक्ट का है, इसमें वही पार्शियल मार्किंग है। इस क्वेश्चन को हम देखें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स E दे रखा है, एक मैट्रिक्स F दे रखा है, एक मैट्रिक्स P दे रखा है। Q एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका इनवर्स डिफाइंड है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, और आपको बोला गया है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है। तो मैं यहां से देखूं अगर, तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखें। बेसिकली 4 अलग अलग ऑप्शंस हो गए, इन सबको देखें। ऑप्शन ए में हमें एक दे रखा है पी स्क्वायर आई दे रखा है, ये चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम सबसे पहले तो पी स्क्वायर कैलकुलेट करें, पी इंटू पी 1 0 0 0 0 1 0 1 0, और ये इसका स्क्वायर किया, तो यहां से जो पी स्क्वायर है ये हमारे पास में 1 0 0 0 1 0 0 1 ये आ चुका है। तो पी स्क्वायर तो आई आ गया। अब पी स्क्वायर आई आने का बेनिफिट क्या है, तो पी जो है वो पी इनवर्स के इक्वल है। ये इंफॉर्मेशन हम बहुत सारी जगह यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। अब इसको ये और देख लेते हैं, जो ऑप्शन ए में एक और चीज है, एफ इक्वल टू पी ई पी। तो ये अगर हमें देखना है, मैं यहां से, मेरे पास P पता है, E पता है, P पता है, ये करके इसके बजाय मैं क्या करूं, यहां P इनवर्स जो है उसे पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूं, और P इनवर्स जो है वो P के इक्वल है, इसका मतलब यहां से आप F और P रख दीजिए, और यहां रखें F और P लेफ्ट हैंड साइड में। F और P क्या आएगा आपके पास में, F 1 3 2, फिर 8 18 13 2 4 3। P क्या है आपके पास में, 1 0 0 0 0 1 0 1 0 इक्वल्स टू P क्या है,
ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई किया है, कितना आ गया आपके पास है 1, फिर अगला क्या आएगा 2, फिर उसके बाद में क्या आएगा 3, फिर यहाँ कितना आएगा 8, फिर क्या आएगा 13, फिर क्या आएगा 18, फिर इधर 2, 3, 4। राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो ये कितना आ गया 1, 2, 3, फिर अगला क्या आएगा 8, 13, 18, फिर अगला 2, 3, 4। तो इस तरह से मैंने क्या किया, पी मल्टीप्लाई करने की बजाय एफ पी इक्वल टू पी, पहले इसको इसमें कन्वर्ट किया और फिर यहां से देख लिया, तो ऑप्शन ए जो है वो ट्रू हो गया। इस इंफॉर्मेशन का हम आगे यूज कर सकते हैं, एफ इक्वल टू पी एंड पी स्क्वायर इक्वल टू आई। ठीक है, अभी बोर्ड पूरा भर चुका है, इसके बाद में हम आगे कैलकुलेशन रब कर देते हैं। बस ये ध्यान रखें, एक तो ये ट्रू है और एक पी स्क्वायर इक्वल टू आई है। पी स्क्वायर इक्वल टू आई का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन बी को हम देखें, मेरे को बोला ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इसके, तो मैं यहां से सबसे पहले तो एफ को पी रख देता हूं, और ये पी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, आई के इक्वल हो गया, तो यहां और आई इंटू ई, तो ये बेसिकली क्या बच गया आपके पास ई पी क्यू इनवर्स। ई आप कॉमन निकाल लीजिए और ये क्या बन गया आपके पास में, जब आप यहां डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ई जो है वो आपके पास में 0 आता है और डिटर्मिनेंट ऑफ एफ भी जो है वो आपके पास में 0 आता है, तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड के आगे 0 आगे, तो ऑप्शन बी में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0। अब राइट हैंड साइड को हम देखें, राइट हैंड साइड जो है वो क्या है ई क्यू, इसको क्या लिख सकते हैं हम 0, और ये क्या है तो ये भी 0, तो राइट हैंड साइड के आगे 0 + 0। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब जो ऑप्शन बी है ये भी ट्रू हो गया। ऑप्शन सी भी हम यहीं चेक कर लेते हैं, EF का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं EF के डिटर्मिनेंट का क्यूब, और ये क्या हो गया 0, और EF के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, ये भी 0 का स्क्वायर तो 0। तो मैं देख सकता हूं कि ऑप्शन सी में लेफ्ट हैंड साइड भी 0, राइट हैंड साइड भी 0, तो जो सी होगा वो गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन डी देखें हम, ऑप्शन डी के लिए ये कैलकुलेशन वापस हटा देते हैं, फिर ऑप्शन डी के देखो, मेरे को बोला गया है कि सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ P इनवर्स EF, P इनवर्स EP प्लस F। तो मैंने ये पढ़ा है कि एक तो ये इसका यूज कर लेंगे और एक ये, तो P स्क्वायर इक्वल्स टू आई, P स्क्वायर इक्वल्स टू आई मतलब P इक्वल्स टू P इनवर्स, तो ये P इनवर्स को P लिख दें और P इंटू PEP ये किसके इक्वल आ गया, F के इक्वल आ गया, सॉरी यहाँ F है, तो इसकी डायगोनल एंट्रीज का सम, तो F की डायगोनल एंट्रीज का सम इंटू 2 कर दीजिए, तो 18 + 3 21 + 1, तो कितना है 2 × 1 + 18 + 3, तो ये कितना 18 + 3 21 22 44 आ गया। अब दूसरा जो डायगोनल दूसरा जो मैट्रिक्स दे रखा है हमें क्या दे रखा है E प्लस P इनवर्स FP, F को क्या लिख सकते हैं PEP लिख सकते हैं, PEP, और एक P और है, तो ये क्या बन गया आपके पास में I, ये क्या बन गया, ये भी I बन गया।
तो ये कितना आ गया e प्लस ई, ये कितना आ गया आपके पास में 2e। अब यहां से देख सकते हो 2e भी वही है, इसका डायगोनल एंट्रीज का भी सम 44 ही है। तो ऑप्शन जो डी है वो ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें fx दे रखा है ये, और फिर उसके बाद आपको ये चेक करना है कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। f is decreasing in the interval, f is increasing in the interval, f is on to range of f is this। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब जो इसकी जो रेंज है वो कैपिटल R नहीं होगी, तो इसलिए हमें बिना चेक किए केवल नॉलेज बेसिस पे हमने ऑप्शन सी को रिजेक्ट कर दिया। अब हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी देखना, रेंज भी देखना, तो मैं यहाँ से सबसे पहले तो डिफरेंशिएट कर देता हूँ, f डेस x निकाला, तो ये जो आ रहा है ये आपके पास में 5x स्क्वायर प्लस 20x अपॉन ये आ गया 5x इंटू एक्स प्लस 4। अब यहां से देखिए नंबर लाइन पे अगर हम मार्क करें -4 0 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो f जो है f इज इंक्रीजिंग इन, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, सॉरी f इज इंक्रीजिंग इन -∞ टू -4 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, और f इज डिक्रीजिंग इन -4 टू 0। ऑप्शन ए को देखिए f इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 टू -1, तो -2 टू -1 इस इंटरवल का सबसेट है, तो इस इंटरवल में डिक्रीज करे तो -2 टू -1 में तो डिक्रीज करेगा ही करेगा, तो ऑप्शन ए ट्रू है। 1 टू 2, तो 1 टू 2 इसका सबसेट आ रहा है, तो 1 टू 2 में इंक्रीज करेगा, तो ऑप्शन बी सही आ रहा है। ऑप्शन डी, अब रेंज निकालते हैं, तो इसका अगर हम रफ स्केच बनाएं तो क्या हो रहा है ग्राफ, ये क्या हो रहा है -∞ पे लिमिट 1 की तरफ जा रही है, तो ऐसे ये यहां से ग्राफ उठेगा, फिर 0, फिर कहां तक 0 तक डिक्रीज कर रहा है, 0 तक डिक्रीज कर रहा है, 0 पे जो वैल्यू आ रही है, 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है आप देख सकते हो, तो 0 पे वैल्यू आ रही है -3/2, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, फिर ये ऐसे आ रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि जो मिनिमम वैल्यू आ रही है आपके पास में f(0), और जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है f(4), f(-4). 0 पुट किया तो 0 पुट करने में -3/2, तो जो रेंज का मिनिमम जो लोवेस्ट पॉइंट है वो तो मैच हो गया, मैक्सिमम f(-4) पुट करें तो -4 पुट किया तो कितना आ गया 16 प्लस 12 -6 अपॉन 16 -8 प्लस 4, तो कितना आ गया 22/12, दिस इज इक्वल टू 11/6। तो मैं देख रहा हूँ जो मैक्सिमम वैल्यू हो मैच नहीं हुई, 11/6 आ रही, इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो आगरा एंड बॉम्बे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रखा है कि 3 इवेंट्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, 4 इवेंट्स ई की, एफ की, जी की, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और फिर आपको ये 4 रिलेशंस है, ये बोला है कि कौन कौन से रिलेशंस ट्रू हैं, ये आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ वेन डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है,
ये फ्रैक्शंस में जो कैलकुलेशन है, इस फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन को हम अवॉइड करवा देते हैं। मैं यहां से एक काम करता हूं, सैंपल स्पेस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सब का एलसीएम कितना आ रहा है, 8, 6, 4, 10, इन सब का एलसीएम आता है 120। तो सैंपल स्पेस में 120 एलिमेंट्स ले लेता हूं, क्योंकि सब कुछ प्रोपोर्शनली तो है, तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज 1/8। इसका मतलब क्या हो गया, A प्लस B प्लस A प्लस D प्लस F प्लस G इज 15। फिर B प्लस D प्लस E प्लस G इज कितना आ गया, 20। एंड C प्लस E प्लस F प्लस G ये कितना आ गया, 4, 30। और ये G है वो G कितना आ गया, 12। तो यहां से G की वैल्यू उठा के रखें तो A प्लस D प्लस F ये जो वैल्यू है ये कितनी आ गई, 3। यहां से जो अगर देखें तो B प्लस D प्लस E ये वैल्यू आ गई है 8। C प्लस E प्लस F ये वैल्यू आ गई है 18। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लिया हमने। अब मैं यहां से, मेरे को ये पता है कि जो भी ये एलिमेंट्स ए से लेकर एच तक ये वैल्यूज नेगेटिव नहीं हो सकती, ये 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मैं यहां से देख के बता सकता हूं कि जो डी है, पहले ऑप्शन देखें, ई और एफ और जी नहीं हो, तो ई और एफ और जी नहीं हो, मतलब ये जो है ये आपको क्या बोला गया है, दिस वैल्यू इज डी बाई 120। समझ में आ गया। इसकी अगर बात करें तो जो एफ है, ई नहीं हो, एफ और जी हो, ई नहीं हो और एफ और जी हो, ये वैल्यू है आपके पास में ई बाई 120। ठीक है, ये जो है इनका यूनियन है, इसको हम देखेंगे। और ये जो है ये क्या है, ये एच है। ठीक है, तो अब हम यहां से अगर देखें तो सबसे पहले तो डी मैं यहां से देख के बता सकता हूं, जो डी है वो लेस देन इक्वल टू 3 होगा, तो डी बाई 120 विल बी लेस देन इक्वल टू 1/40। तो ये जो ऑप्शन है ए ट्रू हो गया। क्लियर है। ऑप्शन बी की बात करें, ई, तो यहां से देख के बताइए, ई जो है, ई भी यहां से हम बता सकते हैं, ई इज लेस देन इक्वल टू 8, तो ई बाई 120 इज लेस देन इक्वल टू 8/120। 8/120 कितना हो, तो 1/15। 1/15 इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन बी भी ट्रू है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ई यूनियन एफ यूनियन जी, मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, मैं इसमें ऐसे लगा सकता हूं, ई यूनियन एफ यूनियन जी, दिस इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो यहां से इनका सम कर लीजिए, तो ये कितना आ गया आपके पास है, 50, 65, 65/120। समझ में आ गया, 65/120 आ गया। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे, 5, ये E, तो इसको अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है आपसे H के बारे में पूछा गया। H जो है, मतलब आप यहां से देख सकते हो, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आपने देखा भाई 13/24 है, और वो भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो रही एक्चुअल में, ये तो यहाँ 13/24 मैच कराने के लिए किया है। बाकी हम अगर यहां से देखें तो जैसे ऑप्शन डी के लिए हम देखें, H इन तीनों को ऐड कर दीजिए, अब मैं यहां से बता सकता हूं कि भाई जो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इसकी वैल्यू 29 होगी। H कितना है, G कितना, G की वैल्यू एग्जैक्ट निकाल चुके हैं। G की जो वैल्यू थी वो हमारे पास में, यहां से देख लीजिए 1/10, 12 वैल्यू थी G 12 था, तो ये 12 मतलब कितना आ गया, H 108 माइनस ये
ठीक है, मैं यहां से बता सकता हूं दिस इज, ये लेस देन इक्वल्स टू 29, सॉरी ये लेस देन इक्वल्स टू 29 इसलिए क्योंकि जो d प्लस ई प्लस एफ है ये पॉजिटिव ही आएगा या जीरो आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 29 है, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, h इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक, कितना आ गया आपके पास में 79। तो h की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, h बाई 120 ग्रेटर देन, तो ये जो ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन डी ये रिजेक्ट हो गया। आप चाहते तो फ्रैक्शन में भी कर सकते थे, बट उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि आप जब फ्रैक्शन में मानते ना तो ये कैलकुलेशन में फिर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता। जैसे मैंने क्या किया, इस जो फ्रैक्शंस है सारे फ्रैक्शंस अवॉइड करने के लिए यहाँ जो सैंपल स्पेस जो 1 होता है, उस सैंपल स्पेस को 1 के बजाय 120 ले लिया, ठीक है, तो इससे जो कैलकुलेशंस है वो फ्रैक्शन के बजाय इंटीग्रल वैल्यूज में कन्वर्ट हो चुकी है। इस क्वेश्चन को अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स है जी, ठीक है, और आपको यहां से ये ऑप्शंस चेक करने हैं। तो सबसे पहले तो हम देखो इन्वर्स का यूज कर लेते हैं। इसको जी से मल्टीप्लाई किया तो ये आई आना चाहिए, तो ये कितना जी माइनस ई एफ जी विल बी आई, और इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई किया तब भी आई आना चाहिए, तो ये कितना g माइनस जी ई एफ इज आई। तो इन दोनों रिलेशन से क्या आ गया, ई एफ जी इज इक्वल्स टू जी ई एफ, ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब ऑप्शन ए को देख लें, तो ऑप्शन सी तो ट्रू हो चुका है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, आई माइनस एफ ई इंटू एफ जी ई, ठीक है। अब मैं अगर यहां देखूं तो ई एफ जी की जगह क्या लिख सकता हूं, यहां से देख के बताइए, ई एफ जी की जगह जी माइनस आई लिख सकता हूं, ये आ गया। तो ये जो है एफ जी ई माइनस एफ जी ई प्लस एफ ई, तो ये जो मैट्रिक्स है राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है इसमें ऑप्शन ए में, ये एफ ई के इक्वल आ गया, तो जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो तो डिटरमिनेंट भी इक्वल होंगे, ऑप्शन ए ट्रू हो गया। ऑप्शन बी अगर चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, आई माइनस एफ ई, इसको हम आई प्लस एफ जी ई से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना, आई माइनस एफ ई फिर प्लस एफ जी माइनस एफ ई एफ जी ई, तो ये सिमिलर सही है। यहाँ ई एफ जी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ई एफ जी की जगह यहां से जी माइनस आई लिख देते हैं, तो ये किससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, ये आई आ गया, तो ऑप्शन बी भी ट्रू हो गया। ऑप्शन डी अगर हम देखें, लेफ्ट हैंड साइड ओपन कर दीजिए,
और EFG की जगह आप रख दीजिए अब ये I के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ये I के इक्वल आने के लिए फिर F इंटू E को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा और वो इंफॉर्मेशन हमें दे नहीं रखी है, तो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये एक सीरीज है, वो सीरीज का जो एक्सप्रेशन है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है, n पे भी डिपेंड कर रहा है, और फिर आपसे बोला गया है कि भाई कॉट इनवर्स x आप ये स्टैंडर्ड वैल्यूज लीजिए। अब चार ऑप्शंस हैं, S10, फिर ये लिमिट है, फिर ये इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने, फिर ये बोला है कि एक्सप्रेशन ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1/2, ये चेक करना आपको। तो सबसे पहले तो हम सीरीज को देखते हैं। तो ITF की जो सीरीज होती है, ITF की सीरीज को हम सबसे पहले तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जनरल टर्म लिखा हमने, डिनोमिनेटर 1 प्लस समथिंग फॉर्म में होना चाहिए और न्यूमरेटर जो है वो 1 प्लस समथिंग, उन समथिंग को दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे, उन्हीं फैक्टर्स का डिफरेंस न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो यहाँ देख रहा है कि k प्लस 1x और kx, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। ये एकदम क्लास नोट से उठ के क्वेश्चन आया हुआ है, बस उसमें चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा पूछ ली गई है। यहां से क्या लिख देंगे हम, tan इनवर्स अब मेरे को बोला कि T1 से लेकर Tn तक का सम, तो T1 क्या आ गया, ये आ गया। ये तो ये सीरीज जो है वो दो टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है। तो मैं ये जो सम है ये आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूं और ये कैलकुलेशन रब कर देते हैं। तो जो Sn(x) है ठीक है, ऑप्शन ए में बोला है कि भाई आप n की जगह 10 रख दीजिए, n की जगह जैसे 10 रखा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, मैं इसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, और कॉट इनवर्स को π/2 माइनस tan इनवर्स लिख दीजिए। सॉरी, तो ये जो ऑप्शन ए है वो ट्रू हो गया। ऑप्शन बी ये बोल रहा है कि आप x को इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हो, तो ये जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है। तो मैं अगर यहां देखूं Sn में अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, एक्चुअल में ये जो है ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये n अप्रोचिंग इन्फिनिटी होना चाहिए। तो अगर n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है
तो n अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो यहां से देख सकते हो आप, n इन्फिनिटी की तरफ जाने पर जो Sn x है ये tan इनवर्स इन्फिनिटी हो गया। tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, π/2 माइनस, और π/2 माइनस tan इनवर्स x क्या होता है, cot इनवर्स x। अब इसका कोट ले लीजिए, तो कोट ऑफ cot इनवर्स x ये कितना हो जाएगा आपके पास में, x हो जाएगा। तो ऑप्शन बी भी ट्रू है। ऑप्शन सी और डी के लिए देखें तो ये वापस से कैलकुलेशन जो है हमें रब करनी पड़ेगी। ठीक है, S3 मतलब यहां आप रख दीजिए tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स x इक्वल्स 2, ये π/4, दोनों तरफ tan ले लिया। तो यहां से इसका d लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो गलत हो गया। ऑप्शन डी tan ऑफ दिस, तो अगर हम यहां से देखें तो हम इसका यूज कर लेते हैं, जब n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था तो जो Sn था π/2 माइनस tan इनवर्स x आ रहा था, और tan को अगर हम ले लेते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 1/x। तो मैं अगर n को इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊं तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास में 1/x की तरफ जा रहा है। अब मैं देखूं तो अगर x को मैं जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी वैल्यू पुट कर देता हूं, x को मैं जैसे 1/3 पुट कर देता हूं, तो 1/3 पुट करने पे जो वैल्यू आ रही है 1/2 से बड़ी आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी भी हमारे पास में गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये कैलकुलेशन रब करते हैं। यहाँ बोल रखा है पहले तो वही आर्गुमेंट जो ले रखे हो आप, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, बेसिकली एम्पलीट्यूड लेना आपको। इसके बाद में ये बोला है कि अल्फा बीटा रियल है, ये चीज काम की है, और बोला है कि इसको सेटिस्फाई करने वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें सर्कल को अगर हम बनाए तो जो सर्कल है वो आपके पास में कुछ इस तरह का आ रहा है। ठीक है, अल्फा ये हमारा पढ़ा हुआ है कि आर्गुमेंट ऑफ तो जो z का लोकस आता है, एक सर्कल आता है, और सर्कल कुछ इस तरह से आता है। यहां ये z1 आएगा, ये z आता है, ये z2 आता है, और ये एंगल थीटा होना चाहिए। अब मेरे को बोला गया है कि जो पॉइंट्स हैं ये x अल्फा बीटा दोनों रियल है, इसका मतलब अल्फा बीटा जो है ये बेसिकली सर्कल ही आएगा, z1 z2 से पास होने वाला, तो अल्फा बीटा इस सर्कल पे लाई करेंगे, और अल्फा बीटा इस सर्कल पे लाई करेंगे, दैट मींस जो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट है वो पॉइंट ही होंगे। पर मैं आपको यहाँ कंपेयर करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल z1 z2 के साथ कंपेयर करें तो z1 जो है वो माइनस अल्फा माइनस बीटा है, z1 माइनस अल्फा, z2 माइनस बीटा। इसका मतलब माइनस अल्फा और माइनस बीटा ये सर्कल पे लाई करेंगे, माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा विल लाई ऑन सर्कल। ठीक है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स निकालूं तो y को 0 पुट कर देता हूं, यहाँ y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू एक तो -1 आ गई, एक -4 आ गई। तो यहाँ से देखिए ये -1,0 हो गया और ये -4,0 हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई z1 z2 ये जो आर्गुमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से z रखें, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, न्यूमरेटर z1 है, इसका मतलब ये है अल्फा 1, सॉरी माइनस अल्फा, और ये जो है ये है माइनस बीटा। समझ में आ गया? माइनस अल्फा की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास में -1, माइनस बीटा की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास -4, तो अल्फा आ गया 1 एंड बीटा आ गया 4।
अब यहाँ से देख लीजिए अल्फा 1 बीटा 4, ये ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये 11th के आपको जो ये कॉन्सेप्ट है शुरू के 1-1.5 महीने में पढ़ा दिया जाता है। इस मोड को मेरे को ओपन करना है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन पे मार्क कर लेता हूं। केस फर्स्ट, x जब आए के पास में -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी हो, और केस सेकंड इस इंटरवल लाई कर रहा हूं, तो मैं केस फर्स्ट में ओपन करूं, इस इंटरवल में पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो यहां आपके पास -x² + 4 + x - 1, तो कितना आ गया, x² - x - 3। x की जो वैल्यूज हैं वो कितने आ गए, 1 ± √13/2। 1 ± √13/2, इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास में यहाँ से एक जो वैल्यू है 1 + √13/2, और ये दोनों वैल्यूज इस इंटरवल लाई करिए तो दोनों ही एक्सेप्ट हो जाएंगे। ये भी एक्सेप्ट होगी, ये भी एक्सेप्ट होगी। केस सेकंड देखें तो केस सेकंड में जो होगा माइनस के साथ ओपन होगा, (7x² + x - 5), यहाँ से x की वैल्यू निकाली हमने -1 ± √, ये कितना आ गया आपके पास में 135 × 141/14। ये दोनों वैल्यूज भी इस इंटरवल लाई कर रही है, क्योंकि 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है, तो मैं देख सकता हूँ -1 + √41, ये जो वैल्यू है ये भी प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज इस इंटरवल लाई करी। तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन यहाँ से आ गए, 2 सॉल्यूशन यहाँ से आ गए, तो जो टोटल नंबर ऑफ रूट्स है वो कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ रूट्स इसके 4 आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है ट्रायंगल एबीसी, AB रूट 23 है, BC 3 है और ये 4 है। कोट A + कोट C + कोट B, तो कोट A को क्या लिख सकते हैं हम, cos A / sin A। cos A का मतलब क्या हो गया, B² + C² - A² / 2BC sin A, और 2BC sin A को डेल्टा लिख देंगे, 4 डेल्टा। सिमिलरली कोट B एंड कोट C, कोट C क्या हो जाएगा, अब आपसे पूछा गया कोट A + कोट C / कोट B, तो ये जो 4 डेल्टा है तो कैंसिल हो जाएगा, और फिर अब ऐड कर लेते कोट A + कोट C। ये B² वैल्यूज रख दीजिए, B² का मतलब क्या हो गया, 2 × 4 16 / C² का मतलब क्या हो गया, 23 + 9 - 16। ये वैल्यू आपके पास में 2 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 3 वेक्टर्स हैं u, v, w। u और v जो है यूनिट वेक्टर्स हैं, विच आर नॉट परपेंडिकुलर। ये इनके 3 रिलेशंस हैं, u डॉट w, v डॉट w, w डॉट w। अब आपको बोला है कि u, v और w से जो वेलोपाइड बनेगा
मतलब ये जो बॉक्स है इसकी जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज √2। आपसे पूछा गया है इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हमने यहाँ मतलब ये आ चुका है 34 + 30 u.v। ये मैग्नीट्यूड 1 है u और v का, तो ये 1 रख दिया। अब u.v की अगर वैल्यू पता चल जाती है तो फिर उसके बाद में हम यहाँ से ये वैल्यू रख देंगे। अब उसके लिए इन्होंने इन्फॉर्मेशन ही दे रखी है, तो अब देखो इसमें हम एक रिजल्ट यूज करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। और ये जो है ये बता रखा है दिस एक्सप्रेशन ठीक है। अब आप देख सकते हो कि बाकी सारी वैल्यूज तो आपको पता है, u.v नहीं पता, तो u.v को आप यहाँ से लैम्डा मान लीजिए। तो ये कितना u.u 1, ये लैम्डा, u.w कितना दे रखा 1, फिर ये लैम्डा, ये 1, v.v मतलब 1, मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, और v.w भी 1, फिर ये 1 और ये 4, यहाँ से 2। यहाँ से मैंने ओपन किया तो 1 4 - 1 प्लस लैम्डा 1 - 4 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा -1 इक्वल्स टू 2। तो मैं अगर यहाँ से देखूँ तो 4 और 3 - 1 2, तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आती है, एक तो आती है 0 और एक आती है हाफ। अब मेरे को यहाँ दे रखा विच आर नॉट परपेंडिकुलर, इसका मतलब u.v जो है जिसको हमने लैम्डा लिया है वो 0 नहीं हो सकता, तो लैम्डा इक्वल टू 0 तो रिजेक्ट हो गया, लैम्डा इक्वल टू हाफ, और इसमें आप पुट कर लीजिए। ये वैल्यू 7 आ गई। तो यहाँ पे पेपर डिस्कशन कंप्लीट होता है। इस पेपर में आप देखिए कि आपको काफी इजी क्वेश्चंस मिल चुके हैं, बस वो है कि बीच में जो 2-3 डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको आपको स्किप करना पड़ेगा। आप बस सेलेक्टिव हो तो फिर उसके बाद में जे एडवांस्ड के इस पेपर में थोड़ा सा स्कोर अच्छा किया जा सकता था, बट अगर आप उन क्वेश्चंस में अटक गए हैं तो फिर वहां आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, और उसके कारण फिर बाकी जो क्वेश्चंस हैं जो आपको अभी इजी नजर आ रहे हैं बट उस जो एग्जाम के प्रेशर में वो चीजें आपसे हैंडल नहीं हो पाएंगी। उसका पीछे कारण बस ये है कि आपने गलत क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लिया हो। तो जे एडवांस्ड में क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।